हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। तो आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो परमाणु संरचना में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पहले जानिए। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने परमाणु के संरचना के संबंध में जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉम्सन पढ़ा हमने, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड हमने पढ़ा। तो इतना आज का जो आधुनिक केमिस्ट्री है इतना में पर्याप्त नहीं है कि आप जे थॉम्सन और नाभिकीय मॉडल को पढ़कर परमाणु के बारे में आप जो टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है उतना भी बता पाएँ। मतलब जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संरचना का, उसका व्यवस्था का, वो परमाणु के बोर मॉडल है, बोर मॉडल पर आधारित है। तो बोर मॉडल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या क्या समझना पड़ेगा। प्रकाश की प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा स्पेक्ट्रम के क्षेत्र के बारे में, उसके प्रकार के बारे में आपको जानना पड़ेगा, विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में आपको जानना पड़ेगा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के बारे में और आपको जानना पड़ेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो कैरेक्टर हैं, जो अभिलक्षण हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो सीधा सिंपल सा बात यह है, जो आधुनिक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का अध्ययन है वो सीधे सीधे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम पर आधारित है। और आप देखेंगे कि परमाणु की आधुनिक कॉन्सेप्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ा योगदान है। जनरली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, तो द्रव्य और विद्युत चुंबकीय विकिरणों की अंतःक्रिया से, इंटरेक्शन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा विज्ञान का जो शाखा है वो यही है कि द्रव्य और विद्युत चुंबकीय विकिरण की अंतःक्रिया से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो बोर के मॉडल समझने के लिए जितना हमने पिछले टॉपिक या बिंदुओं का नाम लिया उन सब को थोड़ा थोड़ा हमको अध्ययन करना होगा, तब हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे के वीडियो में भी हम बोर मॉडल के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे। तो लगभग हमारा यहाँ से तीसरा या चौथा वीडियो जो होगा सीधे बोर मॉडल पर होगा। तो सबसे पहले हम प्रकाश के प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नेचर ऑफ लाइट के बारे में ब्रीफ में एक चर्चा कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट क्या है, मतलब प्रकाश जो है वो कण है कि तरंग है। आप जानते हैं, जो हमारे 11th के छात्र हैं, जो 9-10 पढ़े हैं, अपने शिक्षकों से क्लास में सुने हैं कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति है, कण भी है और तरंग भी है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसके बाद हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो निर्वात में भी चल सकती है। तो सन 1675 में सर आइजैक न्यूटन ने प्रकाश को कणों को पुंज मानकर, प्रकाश को कणों का पुंज मानकर एक प्रकाश कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो आप कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट के भी नाम से जानते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया जो कॉर्पस्कल थ्योरी है, जो प्रकाश की कणिका सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का व्याख्या हम आसानी से कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए कि कोई पृष्ठ है, यहाँ पास ये इसका अभिलंब है, यहाँ से कोई प्रकाश ऐसे आपतित होती है और ऐसे इसी मीडियम में पुनः पहुँच जाती है ना, उसी मीडियम में। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेकिन ये प्रकाश अगर मीडियम को चेंज कर ले तो हम बोलते हैं अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के आधार पर इन सब घटनाओं का व्याख्या तो हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे प्रकाशीय घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या इन सिद्धांतों पर नहीं हो पाया, जब प्रकाश को टोटली कण के रूप में मान लिया गया। जैसे कि किसका व्याख्या नहीं हो पाया, विवर्तन, जिसको हम क्या नाम जानते हैं, विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन। उसके बाद व्यतिकरण, इंटरफेरेंस के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है, ध्रुवण, पोलराइजेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल रहा है। उसके बाद आए हाइगन। हाइगन ने प्रकाश को तरंग माना। जब हाइगन ने प्रकाश को तरंग माना तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के साथ साथ इन्होंने विवर्तन, डिफ्रैक्शन
और व्यतिकरण और पोलराइजेशन ध्रुवण का व्याख्या सरलता से इन्होंने कर लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं भी है जिनकी व्याख्या संभव तरंग सिद्धांत के अनुसार नहीं हो पाया, जैसे कि कृष्ण का विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार नहीं हो पाया। तो इन सारे प्रकाशीय घटनाओं को व्याख्या करने के लिए ही और इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जन्म हुआ विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत का। तब हमारा जो अगला हेडिंग जो है, मेन टॉपिक आज जो है हमारा, वो ये है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति, है ना, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ध्यान देने की बात ये है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रस्तावित किया। इन्होंने कहा कि उच्च आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती धारा जो ऊर्जा उत्सर्जित करती है विकिरण के रूप में, जनरली वह तरंग ही होता है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होता है। इस वजह से इन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। तो जो दोलन है विद्युत चुंबकीय विकिरण का या विद्युत चुंबकीय तरंग का, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं मान लूँ कि इसका दोलन जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का, तो इसका दोलन जो है जस्ट उसके परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री में। तो इन दोलनों से विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। और ये सीधे ये कहाँ से शुरू होता है? उस प्रकाश स्रोत से, उस रेडिएशन के स्रोत से ही वो क्या होता है, दोलन शुरू हो जाते हैं। तो ये विकिरणें लगातार एक दूसरे को आगे, मतलब वो लगातार एक बार उत्पन्न हो गई तो वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अब रही बात कि क्या इसको इतना आसानी से समझा जा सकता है। तो इनका विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो इनकी प्रकृति है, इनके गुणों का अध्ययन जो है करना थोड़ा जटिल है, लेकिन फिर भी इनके गुणों को अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। जो बोर्ड पर इनके महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या लिखता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से विकिरण तरंग के रूप में होता है, कंटिन्यूअसली होता है, ये समाप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, है ना, जो एक बार उत्पन्न हो गया लगातार रेडिएशन को या तरंग को आगे बढ़ा रहा है। मैं इस पूरे वीडियो में विद्युत चुंबकीय विकिरण कहूँ या विद्युत चुंबकीय तरंग कहूँ, दोनों एक ही चीज़ है। अब रही कि प्रकाश की जब डुअल नेचर है, मतलब दोहरी प्रकृति है, अर्थात कई बच्चे हमारे जो है प्रकाश को अलग से कण समझते हैं, वो अलग से तरंग समझते हैं कि दोनों अलग अलग टाइमिंग में उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है, कण और तरंग अटैच हैं एक दूसरे में। कण और तरंग क्या है? अटैच हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि समुद्र में लहर उठा, लहर में जल कहाँ है? तो जल और लहर एक ही चीज़ है। तो वैसा ही विकिरण और तरंग है। तो तरंग की वह अवस्था जहाँ पास प्रकाश के हम सूक्ष्मतम क्वांटम ऊर्जा की बात करते हैं, उसी को कण बोला जाता है। मतलब कण और तरंग एक साथ क्या है? अटैच है। और ये कैसे उत्पन्न होते हैं? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से, दोलन से उत्पन्न होता है। अगर मैं मान लूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो दोलन है कुछ ऐसा है, ये दोलन का है, तो जो अगर इसको हम क्यों माने हैं, वो ये वाला के पार्ट को, ऊपर वाला जो ये आपको दिख रहा है ना, अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जस्ट उसके 90 डिग्री में बनेगा। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? ये लंबवत होते हैं। तो इस चीज़ को ही आपको ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से, लंबवत दोलन से ही विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होती है। ठीक है, कुछ हमारे जो टीचर्स हैं या जो कुछ संस्थाएं हैं, इसका 3D जो है ना डायग्राम आपके YouTube चैनल में दे रखे हैं, तो आप उसको समझने के लिए एक बार उनका सहारा ले सकते हैं। तो देखिएगा, इसको गौर कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अपने हाथों से बताऊं, तो देखिए अगर ये मान लीजिए ये जो डस्टर है विद्युत क्षेत्र को, डायरेक्शन को बता रहा है, और ये जो है जो चाक है वो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। तो इसका ऑसिलेशन ऐसा हो रहा है, तो इसका ऑसिलेशन ऐसा होगा। मतलब ऐसे 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 ऐसे
ऐसे होते रहेगा, ऊपर नीचे, और ये ऐसे ऐसे करेगा, मतलब एक दूसरे के लंबवत रहेगा। ठीक है, तो यही इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी चल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इनको संचरण के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम में भी निर्वात में भी चल सकती है। उसके बाद देखिए, इन तरंगों का जो वेग है प्रकाश के वेग, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तथापि इन तरंगों की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, या जो तरंग दैर्घ्य है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन उनका जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के, लाइट के इक्वल ही रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। जो चौथा पॉइंट लिखा जा रहा है, तीसरा, चौथा भी देख लीजिए, हाँ चौथा तो देख लीजिए, पांचवा देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है कई प्रकार के होती हैं जिनके तरंग दैर्घ्य आवृत्ति भिन्न भिन्न होती हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में हम पहले भी इस टॉपिक पर चर्चा किए हैं कि जब भी मतलब लाइट के, विजुअल लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो विजुअल लाइट जो 7 रंगों से बना है, किसी ऐसे मीडियम से गुजारें कि वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाए, तो सातों को एक साथ मिला के स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम कॉस्मिक रे, रेडियो तरंगे, और हम विजुअल और इंफ्रारेड, इस सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। हम सिर्फ बोर मॉडल को जानने के लिए इतना कुछ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहला पॉइंट है कि ऊर्जा का उत्सर्जन जो है सतत रूप से विकिरण तरंग के रूप में होता है। इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं जो एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं। तीसरा है, चूंकि विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए संचरण की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी चल सकते हैं। इन तरंगों के प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो प्रकाश के वेग के बराबर है, जबकि इनकी आवृत्ति या जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य मतलब जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, अलग अलग हो सकता है ना। फ्रीक्वेंसी के बारे में जान सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल को 1 सेकंड में जितना मूवमेंट है उसको आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वेवलेंथ का आशय क्या है कि मान लीजिए कोई तरंग का हम बात कर रहे हैं, तो तरंग में ये 2 पार्ट होते हैं, इसको क्रेस्ट बोला जाता है, इसको डफ, हिंदी माध्यम के हमारे छात्र जानते हैं, इसको श्रिंग और इसको गर्त बोला जाता है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है, जो लेंथ है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसी को वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो इनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पांचवा जो है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती हैं जिनके तरंग दैर्घ्य आवृत्ति भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जो हम कह भी रहे थे। दृश्य प्रकाश है, आपका एक्स किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, और रेडियो तरंगें हैं, इंफ्रारेड हैं, ये सब हैं, है ना। मतलब क्या है कि ये एक जैसे एक प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक हैं, वैसा ही आप पूरे जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं एक प्लेलिस्ट मानिए, और उनके अंदर ये सब तरंगें हैं जिसमें विजुअल लाइट हैं, जिसमें आपके रेडियो तरंगें हैं, कॉस्मिक रे हैं, इंफ्रारेड हैं। ठीक है, एक समुच्चय है इन विकिरणों का, इन रेडिएशन का। तो अगला हमारा जो वीडियो होगा इस पर, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण है, जिसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, उसके एम्पलीट्यूड के बारे में जानेंगे, उसके वेवलेंथ के बारे में जानेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो ज़रूर अंसारी एजुकेशन चैनल्स को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।